नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाम घर से रिलेटेड, क्या होते हैं नाम घर, इसको समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उसके बाद डिस्कशन होगा इंडियाज़ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे मैं भी डिजिटल ड्राइव फॉर स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड। उसके बाद डिस्कशन होगा साइंटिस्ट फर्स्ट पॉसिबल रेडियो सिग्नल फ्रॉम अ प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, इससे रिलेटेड। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक नए जीन की डिस्कवरी की गई है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रीनिंग ऑफ प्लांट। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है नाम घर से। अब कंटेस्ट क्या है, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया है, फंड अलॉट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉर 8,000 नामघर्स अंडर द असम दर्शन प्रोग्राम। ठीक है, नाम घर के लिए क्या किया गया है, ग्रांट अलॉट किया गया है ताकि उनका अच्छे से उनकी बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके। नाम घर होते क्या हैं, देखिए ये एक प्रकार से मोनेस्ट्रीज होती हैं फॉर वैष्णवेट्स, यानी कि जो वैष्णव विष्णु को मानने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए मोनेस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रेयर हॉल। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और प्रेयर वगैरह करते हैं। ठीक है, असम की कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि अंडर आती हैं एका सारना सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, उनके द्वारा इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, इन मोनेस्ट्रीज़ का जो यूज़ है वो थिएटर के लिए भी और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी किया जाता है, जिसको भावना कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा भावना क्या होता है। ये जो थिएटर्स फॉर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होते हैं उसे भावना कहते हैं। कहाँ पर परफॉर्म होता है, असम में परफॉर्म होता है। ठीक है, प्रेयर हॉल होता है नामघर्स, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद इन्हें हम क्या बोलते हैं, कीर्तन घर भी बोलते हैं। ऑलराइट, इट्स आल्सो अ सेंट्रल स्ट्रक्चर फॉर सत्रास मोनेस्ट्रीज ऑफ एकासारना रिलीजन। एकासारना रिलीजन किसके अंदर आता है, वैष्णवेट्स के अंदर, यानी कि विष्णु को मानने वाले जो लोग होते हैं उसी का एक सेक्ट होता है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वैष्णवेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था नाम का कल्चर। ठीक है ना, और सेंट जो फेमस सेंट थे इनके पीछे, उनका नाम था दामोदर देवा, माधव देवा और शंकरा देवा। ठीक है, ये 3 सेंट माने जाते हैं जिन्होंने नाम घर के कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं मोनपा हैंडमेड पेपर के बारे में। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर है एक प्रकार का पेपर होता है, हाथ के द्वारा बनाया जाता है। ये अराउंड 1000 ईयर ओल्ड है। ठीक है ना, 1000 साल पहले से बनता हुआ आया है। कहाँ पर बनता है, तो अरुणाचल प्रदेश में बनता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि अभी आप सभी को पता है पेपर काफ़ी सस्ते हो चुके हैं और बहुत ईजिली उनका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ईजिली बनाए जा सकते हैं पेपर। तो इनका जो कल्चर है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा था। बट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने क्या किया, एक पुश दिया, इस इंडस्ट्रीज़ को दोबारा रिवाइव किया है। ऑलराइट, 1000 साल पहले ओरिजिनेट हुआ है मोपा हैंडमेड पेपर को बनाना। कहाँ पर बनता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक स्पेशल प्रकार की ट्री होती है जिसका नाम होता है शुगु शेंग। ठीक है ना, उस ट्री का जो तना होता है, जो बार्क होता है, उससे इसका बनाया जाता है मोनपा हैंडमेड पेपर को। ठीक है, इस बार्क का यूज मेडिसिनल वैल्यूज के लिए भी किया जा सकता है। ऑलराइट, लोकल ट्राइब होती है जिसका नाम होता है तवांग, वो इन हैंडमेड पेपर्स का यूज करती है, बनाती है। ठीक है ना, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और पहले के ज़माने में जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है और जो हाइम्स हैं मॉनेस्ट्री में, वो इन्हीं पेपर के ऊपर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस प्रकार की बॉडी है ये, तो स्टैच्यूटरी बॉडी है। कब स्टैब्लिश की गई थी, तो अप्रैल 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर वर्क करती है। मकसद क्या है इसका, डेवलप करना खादी और जो विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं उनका।
इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है और 6 जोनल ऑफिस हैं इसके, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कशन करते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में। रिसेंटली इस फेस्टिवल को कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना। इस साल की जो थीम थी वो क्या थीम थी? साइंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड ग्लोबल वेलफेयर। इस साल की थीम थी ये पॉइंट आपको याद रखना है कि थीम क्या थी। ठीक है, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था और कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? तो कोलकाता में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ विजयाना भारती, जिसे हम शॉर्ट में विवाह भी बोलते हैं। ठीक है, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मकसद वही है, अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट को सेलिब्रेट करना, टेक्निकल एडवांसमेंट विद द स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स, क्राफ्टमैन, फार्मर्स, साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, उनके साथ मिलकर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और राइट, फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड था, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही दिल्ली में हुए थे, फिर चेन्नई में, फोर्थ हुआ था लखनऊ में और अब लेटेस्ट हुआ है कोलकाता में। ठीक है, बस इतनी बेसिक जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो है मैं भी डिजिटल ड्राइव फॉर स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम है मैं भी डिजिटल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें प्रमोट करना है कि आप जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो आप डिजिटल पेमेंट जो ऐप्स वगैरह होते हैं आपके फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, उनके माध्यम से यूज़ करें। और अगर आपको कहीं भी पैसे वगैरह देने भी होते हैं तब भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ही यूज़ करें। 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ने का कोशिश की जाएगी इस स्कीम के अंदर, इस मिशन के अंदर। ठीक है, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो क्या कर रहे हैं, उन्होंने 10,000 रुपये का लोन लिया है, उनको बूस्ट किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पेमेंट लें। ठीक है, और उन्हें ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी ताकि वो सेफ और सिक्योर पेमेंट कर सकें। ठीक है, एक स्कीम थी जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी जिसका नाम था पीएम स्वनिधि स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर स्कीम को लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री थी आपकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जून 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था इस स्कीम का? तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट फ्री लोन देना स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? जो दुकान पर ठेला वगैरह लगाते हैं, उन्हें हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, जिनकी कोई परमानेंट शॉप वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अराउंड 50 to 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं और लार्जेस्ट इनका कंसंट्रेशन जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद के शहरों में है। इसके बाद अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल में ही साइंटिस्ट ने क्या किया है? फर्स्ट पॉसिबल रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया है आउटसाइड आर सोलर सिस्टम। ठीक है ना, एक प्लैनेट को डिटेक्ट किया है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज़ कलेक्टेड द फर्स्ट पॉसिबल रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम अ प्लैनेट बियॉन्ड आर सोलर सिस्टम। ठीक है ना, फ्रॉम एन एक्सो प्लैनेट सिस्टम अबाउट 51 लाइट ईयर्स अवे। और ज़्यादा इसके बारे में अभी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। ठीक है ना, और ज़्यादा अभी इस आर्टिकल में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आगे कोई आर्टिकल आता है जो बेहतर अच्छे तरीके से इसके बारे में बता पाए तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अभी बस आपको इतना ही याद रखना है कि एक रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया गया है हमारी गैलेक्सी से बाहर। ठीक है, चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एक जीन से रिलेटेड है। वो जीन किस में पाया जाता है? तो प्लांट्स में पाया जाता है और रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी ग्रीनिंग के लिए। यानी कि जो ग्रीन कलर का प्लांट्स होते हैं हमारे, जो लीव्स वगैरह का ग्रीन कलर होता है, उसके लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या नाम है इस जीन का? तो BBX11 ये नाम इसको फिलहाल दिया गया है। रिसर्चर्स कौन से थे जो इन्वॉल्व थे इसमें? तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वहाँ के स्टूडेंट्स थे। ठीक है ना, उन्होंने इस रिसर्च में काम किया। उसके साथ दिस जीन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ प्रोटोक्लोरोफाइलाइट। ठीक है, एक स्पेशल प्रकार का पिगमेंट होता है ये। ठीक है, जिसका क्या मकसद है? इसका मकसद है इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल,
जिस पिगमेंट के कारण, जिसको हम जानते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, उसके बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटोक्लोरोफाइलाइड। ठीक है, देखिए क्या बताया गया है, ये जो रिसर्च है वो पब्लिश हुई है ब्रिटिश जर्नल न्यू फाइटोलॉजिस्ट में। ऑलराइट, और इसमें एक बात बताई गई है कि जब सीड एमर्ज होती है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बीज है, कोई सीड है आपके पास, आपने उसको क्या किया, सो कर दिया लैंड में, ठीक है ना, यहाँ पर। अब वो बीज क्या करेगा, धीरे धीरे बाहर ग्रो करना स्टार्ट करेगा और ज़मीन से बाहर निकल कर आ जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकल कर आ जाएगा तो क्या होगा, उसको खुद की सिंथेसिस के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफिल को सिंथेसिस करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और उसके इनिशियल स्टेज में उसको क्लोरोफिल सिंथेसिस करने के लिए क्या हेल्प करता है, तो प्रोटोक्लोरोफाइलाइड जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, ये हमें रेड कलर का दिखाई देगा व्हेन ब्लू लाइट इज शॉन ऑन द प्लांट। ऑलराइट, तो ये जो प्रोटोक्लोरोफाइलाइड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिर जैसे ही प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे ही प्लांट बाहर आता है, ये जो आपका पिगमेंट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल में। उसके लिए उसके लिए एक लाइट डिपेंडेंट एंजाइम का वो यूज़ करता है। ठीक है ना, ये एंजाइम कन्वर्ट कर देती है प्रोटोक्लोरोफाइलाइड को क्लोरोफिल में। ठीक है ना, बस इतनी सी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए, बाकी सारी बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ synthesis needs to be proportional to the number of enzymes available to convert them to chlorophyll. ठीक है, and if there is an excess of free protochlorophyllide then exposure to light convert it into molecule that cause photo bleaching. ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।